हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग 30 मार्च से 30 मार्च से लेके आपका 5 अप्रैल तक जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी तक लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर आपने किसी भी कारण, कोई भी वजह हो सकता है जिसकी वजह से आपने क्या किया, करंट अफेयर मिस कर दिया। एक ही जगह आपको सारे कंपाइलेशन मिल जाएंगे, कहीं से और सोर्सेज, किसी भी सोर्सेज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सारे करंट अफेयर एक जगह से देख सकते हो। इसके साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा अभी तक का क्या अप्रोच रहा है, किस तरह से हम करंट अफेयर को कवर करते हैं। वी विल नॉट ओनली डिस्कस द करंट अफेयर ही नहीं पढ़ते, इसके अलावा हम स्टैटिक को रिवाइज करते हैं। एट द सेम टाइम हम रिवीजन भी करते हैं। हमने ऑलरेडी जो करंट अफेयर पढ़ रखा है उसको भी हम रिवाइज करते हैं, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल होते जाए। एंड जो भी, अगर मान लो कि करंट अफेयर में भी जो एक चैलेंजेज आ रहा है कि आपको इवन 2 साल पुराना करंट अफेयर, जिसको करंट अफेयर तो वैसे नहीं बोला जाएगा, बट 2 साल पुराना भी करंट अफेयर आपको पूछ दिया जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग करंट अफेयर लास्ट ईयर का भी जो होता है उसको भी साथ के साथ रिवाइज करते जाते हैं। कम टाइम में आपका पूरा वीकली करंट अफेयर होगा। वीकली करंट अफेयर तो हम करते ही करते हैं, बट इसके अलावा हम वीकली मोटिवेशन भी देखते हैं। आज का मोटिवेशन जो है हमारे लिए क्या है, लेट्स सी। जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इनको आइडलाइज करते हैं और इनको फॉलो करते हैं। ये हमारे हैं स्वामी विवेकानंद। इन्होंने जो है वो आपको, इनका एक बहुत ही पावरफुल जो है वो लाइन है, जो कि क्या है, ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो हम लोग मोटिवेशन की बात करते, ठीक है, इंस्पिरेशन की बात करते, वो हमारे अंदर ही होता है, ठीक है, विद इन अस होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, आउटर मोटिवेशन के बारे में सोचते हैं कि हमें कोई आके मोटिवेट करे, हमें, जैसे कि मैं अभी आपको मोटिवेट कर रही हूँ। ऐसे ही हम लोग हमेशा मोटिवेशन आउटसाइड देखते हैं। बट विवेकानंद ने बोला कि जितनी भी, जो भी पावर है, जो हम पावर के बारे में बात करते हैं, जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, वो हमारे अंदर होती है, इंटरनल होता है। उन सारी चीज़ों को क्या करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, अवेक करो उसको एंड अचीव योर गोल, ठीक है। बाहर नहीं देखना, डिमोटिवेट होते हो, हर इंसान होता है, डाउनफॉल सबके लाइफ में आता है, बट जो राइज करने का पावर होता है, उस चीज़ से ओवरकम करने का जो पावर होता है, उस पूरी परिस्थिति से जो बाहर निकलने का पावर होता है, वो किसके अंदर होता है, आपके अंदर ही होता है। डोंट लुक, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन योर सेल्फ। कोई कुछ भी बोलता है उसको, अगर सही है तो उसको सुनो, एंड गलत लगता है तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आज का मोटिवेशन क्या है, ऑल पावर विद इन यू एंड यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी आप कर सकते हो, अच्छी चीज है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे करंट अफेयर में वही क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपका अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, चाहे आपका, अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन हो सकता है, या इंडेक्स से क्वेश्चन होता है, या इसके अलावा इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्लीज, अगर आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं दिखे, कोई रिसेंट एग्जाम में देख लो, तो करंट अफेयर का कोई ऐसे लिमिट नहीं होता कि वो यहीं से पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश को, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको IIED बोला जाता है, द्वारा जारी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचांक। अब अगेन ये इंडेक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें, इसके द्वारा जो है, इसमें अगर देखा जाए, इंग्लिश में क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप, ठीक है, ऑफ द IID फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026। 2026 का है, एंड रिलीज बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको एक तो यह इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि पर्टिकुलर कोई इंडेक्स रिलीज किया गया एंड कौन से इंस्टीट्यूट ने, किसने इसको रिलीज किया है। आपका जो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026, इसको रिलीज कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एंड इसके अकॉर्डिंग रैंक 1 पे, फर्स्ट पे कौन है, तो ये आपका आइसलैंड है, ठीक है। फर्स्ट पे आपका कौन है, आइसलैंड। अब यहाँ पे रैंकिंग तो आइसलैंड का आपको पता चल गया, ठीक है, बट भारत के लिए भी, क्योंकि 2026 का है, हो सकता है आपको इंडिया का रैंकिंग इसमें पूछ दिया जाए। इंडिया की रैंकिंग काफी अच्छी नहीं है। जारीकर्ता आपको ऑलरेडी मैंने बताया IIED है। इसके अलावा प्रथम जो स्थान पे कौन है, आइसलैंड है। स्कोर इनका कितना है, स्कोर है 9.26, ठीक है। और अंतिम स्थान पे, फर्स्ट एंड लास्ट रैंक हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट पे आपको है आइसलैंड। अगर पूछा जाए लास्ट रैंक पे कौन है, तो ये आपका सोमालिया है, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया आपको लास्ट रैंक पे है। और भारत का अगर देखा जाए तो स्कोर आपको 5.31 है, जो कि वैश्विक स्तर, ठीक है, वर्ल्ड का एवरेज भी अगर देखा जाए तो उससे भी कम है। तो काफी अच्छा रैंकिंग इंडिया का नहीं है। एंड ये जो है रैंकिंग जो रिलीज किया जाता है, वो किसके पर्सपेक्टिव में किया जाता है, तो ये क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के वजह से जो आपको जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो फूड सिक्योरिटी है उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, चाहे आपका एग्रीकल्चरल पैटर्न पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सारी चीजों को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, और उस पर आपको ये रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स
फर्स्ट रैंक आइसलैंड, ठीक है। दूसरा पूछा जाए आपको कि सबसे लास्ट रैंक पे कौन है, तो सोमालिया है। और भारत के हिसाब से पूछा जाए तो भारत की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब ना यहाँ पे फूड के बारे में आया, सो फूड से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि FAO, ठीक है। FAO क्या है आपका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये बना कब था, 1945 में बना था एंड 16 अक्टूबर को बना था। 16 अक्टूबर किस लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि 16 अक्टूबर को हर साल आपको इंटरनेशनल फूड डे मनाया जाता है। तो ये भी सवाल आता है, इंटरनेशनल फूड डे, फाओ आपको याद रखना है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में है, इटली में। रोम इटली में है इसका हेडक्वार्टर। अब इसके साथ एक और रैंकिंग, क्योंकि एक रैंकिंग हमने इंडेक्स देख लिया, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसमें देखा जाए तो ये भी सवाल आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक जो आपको हंगर इंडेक्स है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग, इंडिया का रैंकिंग बस आपको याद रखना, तो इंडिया का रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंकिंग कितना है, 102nd, 102nd इंडिया की रैंकिंग है। टोटल कितना आपको कंट्री लिया गया था, सो 123, 123 टोटल कंट्री था जिसमें आपको इंडिया की रैंकिंग 102nd है। बट 2024 से अगर देखा जाए, तुलना किया जाए, तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। 2024 में 105 पे था, अब इंडिया कितने पे आ गया, 102 पे आया है। सो इंप्रूवमेंट है बट उतनी अच्छी नहीं है। तो बस आपको याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी रैंकिंग 102nd, टोटल कंट्री कितना 123 है। फाओ के बारे में भी बता दिया और ये क्वेश्चन भी। तो हम बस क्वेश्चन नहीं करेंगे, साथ के साथ जो से आपको रिलेटेड चीजें हैं उसको भी देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, भारत सरकार ने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, ठीक है, इलेक्ट्रो सिस्टम के लिए आपको PM ई ड्राइव, सो PM ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सो PM जो आपको ई ड्राइव योजना है उसको एक्सटेंड किया गया है। इवन मैंने आपको जो जल जीवन मिशन था उसके बारे में भी बताया था, उसको भी एक्सटेंशन मिला है। एंड जो PM ई ड्राइव योजना है इसको भी एक्सटेंड किया गया है। सो एक तो ये तो पहले देखते कब तक के लिए एक्सटेंड किया है। सो अंटिल विच ईयर हैज बीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द PM ई ड्राइव स्कीम फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम। सो ये 2028 के लिए, 2028 तक के लिए इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। नाउ PM ई ड्राइव, एक तो ये भी पूछा जाएगा आपको कि PM ई ड्राइव योजना जो है वो किस चीज से संबंधित है, किस चीज से रिलेटेड है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आउटले दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में ना आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि PM ई ड्राइव का कितना आउटले रहा होगा, कितना उसमें फंड किया गया होगा। सो ये 10,900 करोड़ के आसपास इस पे फंडिंग हुई, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड है वो है आपको कि इसको लाया कब गया था, ये स्टार्ट कब किया गया था PM ई ड्राइव योजना। तो इसको लाया गया था आपको अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। सो 1 अक्टूबर 2024 को इसको लाया गया था। सो ये ईयर याद रखना आपको, 2024 में आया था। इसको एक्सटेंशन जो पहले अगर देखा जाए तो 2026 तक के लिए था, ठीक है। बट इसको अब वापस से 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसका एम क्या था, ठीक है, अगर देखा जाए सो इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा इस स्कीम को लाने के पीछे। सो एम्स टू एक्सलेरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको अडॉप्ट किया जाए। क्योंकि अगर आपने देखा है फॉसिल फ्यूल का बहुत बड़ा समस्या चल रहा है, आपको ग्लोबल लेवल पे देख रहे हो तो बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो ये 2024 की बात है, उस टाइम से इन्होंने मेजर फोकस किस चीज पे रखा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रखा था। अब उसके साथ भी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पता है फॉसिल फ्यूल से भी वो भी जनरेट होता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको याद रखना है, इसमें एसेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों पे ध्यान देने की बात की गई है। सो शॉर्ट में याद रखना कि PM ई ड्राइव अगर पूछा जाए आपको किस चीज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है आपको। और अगर पूछा जाए कि कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया तो 2028 तक के लिए किया। मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बताया हुआ था जल जीवन मिशन के बारे में, ठीक है, और जल जीवन मिशन जो है उसको भी एक्सटेंशन मिला है। सो अगर रिवीजन की बात है तो आप भी तो रिवाइज करके आओगे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताना कि इसको कब के लिए, कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अवार्ड से रिलेटेड है, हर क्लास में 1-2 आपको अवार्ड से रिलेटेड सवाल आते हैं। सो जो ये आपका अवार्ड कौन सा है, एवल पुरस्कार 2026 में जीतने वाले आपको गार्ड फ्लैंकटिंग्स किस देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। सो ये गार्ड फ्लैंकटिंग्स, winner of the एवल प्राइज 2026 has been become the first person from which countries to win the अवार्ड। सो कौन से देश से ये पहले जो आपको पर्सनैलिटी बने हैं जिनको एवल प्राइज मिला है, ठीक है। अब एवल प्राइज किस चीज में मिलता है वो भी देखेंगे। सो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, ठीक है। जो आपको गार्ड फ्लिंकटिंस है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इनको किस चीज में मिला है, एवल प्राइज मिला है। अब एवल प्राइज जो है ये आपको किस चीज से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो आपको गणित है, गणित सब्जेक्ट से, जो गणित आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है आपका एवल प्राइज। अब एवल प्राइज का थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, स्टैटिक में क्या है इसको, ये एवल प्राइज आपको कब स्टार्ट किया गया था।
सो इसको स्टार्ट अगर देखा जाए तो 2000 में हुआ था, ठीक है, बट इसको जो देना अवार्ड को जो देने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है, वो 2002 में 2002 में जो है वो पूरे तरीके से इसको स्टार्ट किया गया था। 2003 में पहले पर्सन को मिलता, ठीक है। सो 2003 में 2003 में फर्स्ट जो पर्सन है वो कौन से कंट्री से थे, वो फ्रांस से थे, ठीक है, फ्रांस से थे। नाउ ये एबल प्राइज किन के नाम से दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हेनरिक हेनरिक एबल है, ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स से ही जुड़े हुए हैं। हेनरिक एबल के नाम से ये अवार्ड आपको दिया जाता है। एंड ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, एबल के बारे में पूछ दिया जाए तो ये आपको नॉर्वे, नॉर्वे की जो आपको पार्लियामेंट है इस अवार्ड को स्टार्ट किया था, इनके नाम से ही अवार्ड को स्टार्ट किया था। सो अब ये तो हमने देख लिया कि अवार्ड फर्स्ट कौन से कंट्री को मिला था, फ्रांस को मिला था, ठीक है। अभी वाला 2026 वाला किन को मिला है, तो जर्मनी के हैं ये, ठीक है, गार्ड फ्लैंकटिन्स को मिला है। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ दिया जाए आपको कि किसी भारतीय को अभी तक एबल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको श्री निवास, ठीक है, इनका श्री निवास वर्धान नाम है। ये फर्स्ट इंडियन थे और फर्स्ट एशियन भी थे। भारत जो आपको एशिया महाद्वीप है उससे पहले आपको इंडियन थे या पहले पर्सनैलिटी थे जिनको आपको एबल प्राइज मिला था। इनको कब मिला था, तो 2007 में मिला था। 2007 में आपको एबल प्राइज को जीतने वाले पहले एशियन जो है और पहले इंडियन पूछा जाए, इंडियन ओरिजिन पूछा जाए, ये आपको जनरली कहाँ से, आप यूएसए में रह रहे हैं, बट अगर फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पूछा जाए या पहला एशियन पूछा जाए, सो ये श्रीनिवास वर्धान को मिला था, 2007 में मिला था, ठीक है। सो हमने पूरे चीज़ों को रिवाइज कर लिया। एबल प्राइज 2002 में आपको पूरे तरीके से उसको स्टार्ट किया जाता, 2003 में दिया जाता फ्रांस को। एंड 2000 जो आपको पूछा जाए पीछे वाला 2026 आपने देख लिया, 2025 क्योंकि मैंने एक चीज़ और भी बोला ना आपको कि करंट अफेयर हो सकता है कि एक साल पुराना भी पूछा जाता है। सो 2025 का अगर आपको पूछा जाए 2025 का नोबेल जो एबल प्राइज है, नोबेल नहीं एबल प्राइज है, वो किनको दिया गया था, तो ये मासाकी कासीवारा को, मासाकी कासीवारा, जो कि आपको कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से, ठीक है। सो जापान से है मासाकी कासीवारा, जिनको 2025 का एबल प्राइज मिला था। 2026 का ऑलरेडी आपको पता है, ये जर्मनी से बिलोंग कर रहे हैं। और इंडिया और पूरे एशिया के हिसाब से पूछा जाए पहले आपको पर्सनैलिटी, तो ये आपको जो है वो श्रीनिवास वर्धान का नाम याद रखना, 2007। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट है, ठीक है, और लार्जेस्ट बिगेस्ट ये इस तरह के सवाल आपको आते हैं। सो निम्न में से किस शहर में आपको एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, एशिया के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इनोग्रेटेड। सो ये आपको नोएडा में किया गया है, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको बोला जा रहा है अभी, बट इसको पहले जेवर एयरपोर्ट बोला जाता था, ठीक है। सो ये आपको नोएडा में है, याद रखना, एशिया का, ठीक है। अब क्योंकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट है और इंडिया में हो गया तो आपको सवाल तो पूछा ही जाएगा। सो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट पूछा जाए आपको तो नोएडा जेवर एयरपोर्ट है ना। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, आपको अगर पूछा जाए वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट, एशिया पूछ दिया गया ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो फिर आंसर बदल जाएगा आपको। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट आपको फहद एयरपोर्ट, फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको कहाँ पे, सऊदी अरब में है, सऊदी में है, ठीक है। और वैसे उसके बाद सेकंड रैंकिंग पे यूएसए का डेनवर आता है, तो उतना सब कुछ डिटेल में जाना नहीं है आपको। एशिया का पूछा जाए तो नोएडा इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर की बात है। अगर आपको स्टैटिक में जीके में पूछा जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अगर देखा जाए एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज पूछा जाए आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि आपको सऊदी अरब में है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और इनका इनोग्रेशन जो अभी हुआ है, ठीक है, इसको जो अभी इनोग्रेट किया गया, तो यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था और के साथ साथ आपको यूपी के जो सीएम है वहाँ पे थे, ठीक है। तो इतना सारी डिटेल नहीं जाना आपको, बस ये याद रखना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, एशिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट पूछा जाए सो नोएडा एयरपोर्ट अभी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये भी आपका प्राइज से रिलेटेड है, अवार्ड से रिलेटेड है। सो निम्न में से किस विश्व शांति में आपको योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्राइज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड पीस, ठीक है। सो वर्ल्ड पीस में, विश्व शांति में जो है वो प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है अभी दिया गया है। सो इनको किनको दिया गया, तो ये जूपल्ली कृष्ण राव है, जूपल्ली कृष्ण राव जो है वो, इनको ये वर्ल्ड पीस प्राइज जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ग्रैंड प्राइज है जिनको इनको दिया गया है। सो अब इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो जूपल्ली कृष्ण राव है ये आपको मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर है एंड पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। और ये मिनिस्टर कहाँ से है, कौन से मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको टूरिज्म एंड कल्चर
से जुड़े हुए हैं और कौन से राज्य से हैं? तेलंगाना राज्य से हैं, ये याद रखना आपको। इनके बारे में हो सकता है थोड़ा पूछ दिया जाए डिटेल में, स्टेटमेंट थोड़ा और ज़्यादा इसको वास्ट कर दिया जाए। सो ये पीस प्राइज़ आपको याद रखना है, जुपल्ली कृष्ण राव को मिला है, एंड ये मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, तेलंगाना राज्य से हैं। कौन से मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं? तो ये कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखा जाए तो इवन आपको जो इंडियन स्टेट है, खासकर आपको साउदर्न स्टेट में भी इस चीज़ की मांग की जा रही है कि सोशल मीडिया को अंडर 16, जो 16 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, उनके लिए बैन किया जाए। और इस चीज़ को बहुत सारे देश ने अभी जो है इस चीज़ को लागू भी करवा दिया है। सो अभी के हिसाब से देखते हैं कौन कौन सा कंट्री ऐसा है। सो निम्न में से आपको कौन सा बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए, सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए पहला साउथ ईस्ट एशियन देश बना है? तो ध्यान देना, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन पूछा गया है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बारे में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग has been become the first South East Asian countries to ban the social media to protect the children from the online abuse. So ये इवन आप यहाँ पे एज मैटर जो है मेंशन नहीं किया गया, तो अंडर 16 के लिए किसने आपको, अंडर 16 ईयर चाइल्ड के लिए ना, जिन्होंने बात किया कि बैन करने की बात की है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, सो आंसर विल बी द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने बैन किया है। बट ये साउथ ईस्ट एशियन के आपको पर्सपेक्टिव से या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। बट पूरे ओवरऑल पूछा जाए आपको फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16, तो किसने किया था बैन? आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बात कर रही हूँ। लेकिन फिर अगर सवाल बदलता है और पूछा जाता है यूरोप में, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, क्योंकि न्यूज में चल रहा है ये भी, ठीक है, स्पेन है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। एंड इवन आपको फ्रांस भी इस चीज के लिए डिमांड कर रहा है, फ्रांस भी बोल रहा है कि ये बैन करने वाला है। इवन विद इन इंडिया बहुत सारे स्टेट इस चीज पे जो है वो बात कर रही है। सो आपको ओवरऑल याद रखना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया हो जाएगा। वैसे अगर पूछा जाए आपको कि ओवरऑल फर्स्ट कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूरोप में पूछा जाए, यूरोप महाद्वीप में पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेन हो जाएगा। तो तीनों जगह आंसर इसका बदल जा रहा है। और के साथ इस सारी चीज़ों को रिवाइज करके जाना। आपको हो सकता है कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, इंडोनेशिया भी मिल सकता है, ऑप्शन में हो सकता है कि इंडोनेशिया भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, एंड आपका स्पेन भी होगा। तो ईजी हो जाएगा ना, एशिया में तो आपका ऑस्ट्रेलिया और स्पेन तो है नहीं, तो वैसे आप एलिमिनेट कर लोगे इसको। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एंड ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए हुआ है, संवैधानिक निकाय के लिए हुआ है, तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए किनको जो है वो चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो आंसर विल बी द साध्वी निरंजना ज्योति। साध्वी निरंजना ज्योति को आपको बैकवर्ड क्लास के लिए जो है वो चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नाउ जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो जो आपका बैकवर्ड कमीशन है ये 1993 का एक्ट था जिसके तहत इसको बनाया गया था। तो इनिशियली जो है था ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। अगर पूछा स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा कि हमेशा से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, आपको संवैधानिक निकाय था, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि 2018 में 2018 में इसको क्या दिया गया था, स्टेटस दिया गया था किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। कौन सा अमेंडमेंट था, किस अमेंडमेंट के तहत इसको दिया गया था, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं डिटेल में। सो जो आपका अमेंडमेंट है वो आपको 102nd अमेंडमेंट है, ठीक है, जस्ट वेट। 102nd अमेंडमेंट है जिसके तहत इसको स्टेटस का चेंज किया गया था। पहले ये एक्ट के तहत बना हुआ था, 1993 का एक्ट था, फिर इसको स्टेटस दिया गया किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। 102nd अमेंडमेंट याद रखना 2018 का। अब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जो है वो आपको पूछा जाता है। सो आर्टिकल कौन सा है? ये 338 बी है, ठीक है। सो 338 बी याद रखना आपको किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? बैकवर्ड कमीशन से जुड़ा हुआ है। एंड बैकवर्ड कमीशन में अगर देखा जाए तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो इसका मिल गया है, कब से? 2018 से मिला है। अब इसके अलावा जो सवाल आपको पूछा जा सकता है कि इसको अपॉइंटमेंट, जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट, एक ये सवाल बन जाएगा। दूसरा, अपॉइंटमेंट कमेटी जो होता है उसमें आपको कितने मेंबर होते हैं? तो 3 मेंबर जो आपको याद रखना है, तो चेयरपर्सन होते हैं, फिर आपको वाइस चेयरपर्सन होते हैं, एंड 3 अदर मेंबर्स भी होते हैं। सो अपॉइंटमेंट बस याद रखना, आपको प्रेसिडेंट करते, इतना याद रखना है। एंड अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था? 102nd अमेंडमेंट था, जो कि आपको 2018 में आया था। उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन से है, एंड ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो निम्न में से आपको किस वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा
आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। सो टू अमंग whom the following has the para archer award year award has been presented। वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? सो आंसर विल बी द शीतल देवी। ठीक है, ये शीतल देवी को अवार्ड मिला है। अभी शीतल देवी जो है उनके बारे में हो सकता है क्योंकि आपको सवाल पूछा जाएगा, ये 2025 से काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। सो शीतल देवी आपको कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखना है, स्टेट एंड यूटी जो भी है, ठीक है, इसके अलावा एक और चीज याद रखना है आपको। अच्छा, आप लोग के लिए सवाल है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, ये यूटी है, ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपको क्लैरिटी आपको होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, नाउ शीतल देवी के बारे में देखते हैं। इनको 2025 में 2025 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड जो मिला था, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, अवार्ड मिला था। इसके अलावा इनको अर्जुना अवार्ड भी मिला हुआ है, अर्जुना अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 2025 में न्यूज में थी क्योंकि इनको 2025 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड किस चीज कौन से कैटेगरी में मिला था? जो पैरा आपको आर्चरी है उस कैटेगरी में मिला था। एंड वर्ल्ड आर्चरी में इनको देखा जाए तो इस बार ये अवार्ड 2026 में मिला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है आपका। सो निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया है? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग country has the world's first dual band infrared sensor has been developed। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये करने वाला कौन सा कंट्री बना आपको? जापान। ठीक है, जापान ने इसको डेवलप किया इंफ्रारेड जो आपका डुअल सेंसर है। अब इसमें दो चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक तो है कि इसको कहाँ पे डेवलप किया गया, तो फुजित्सु। ठीक है, ये जो कि आपको जापान है। ठीक है, डुअल बैंड इंफ्रारेड, अब इसमें दो चीजें आती है, एक तो आता है आपको MWIR, ठीक है, फिर आता है WIR। तो जो M वाला है वो आपको मिड वेवलेंथ इंफ्रारेड है। ठीक है, और जो LW आता है वो आपको लॉन्ग वेव इंफ्रारेड है। अब दोनों का अपने आप में बहुत यूटिलिटी है, दोनों जो है आपको काफी। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? इंफ्रारेड जो आपको वेव जो बोला गया सेंसर के बारे में बात किया जा रहा है, इसका यूटिलिटी कहाँ है? तो ये सबसे ज्यादा आपको बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज किया जाता है, सर्विलांस में यूज किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम जो है ये आपको इस चीज से आपको जो है काफी सारे, खासकर साइंस एंड सेक्टर में देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है वो इसका यूटिलिटी होने वाला है। सो बस आपको याद रखना, इंफ्रारेड पूछा जाए डुअल वाला तो कौन से कंट्री ने इसको क्या बनाया? तो ये आपको जापान ने बनाया। ठीक है, ना इसके अलावा थोड़ा सा जापान के बारे में और चीजें देख लेते हैं। सो जापान, एक और चीज आपको याद रखना है जो कि करंट अफेयर में था, 2 साल पहले था, हो सकता है पूछ दिया जाए। सो ये फर्स्ट कंट्री बना है जिसने वुडन लकड़ी से बना आपको उपग्रह बनाया था, वुडन सैटेलाइट। तो लकड़ी से बनाने वाला उपग्रह, ठीक है, किसने बनाया था? सो ये आपको जापान ने बनाया था, वुडन सैटेलाइट बनाया था। उसका नाम आप लोग ढूंढ के लेके आना। ठीक है, एंड इसके अलावा जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है। ये बेसिक चीज है जो कि आपने जीके में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सो क्वेश्चन आपको याद रखना, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर पूछा जाए, सो इसको डेवलप करने वाला कौन सा कंट्री है? जापान है। इसमें दो चीजें हैं आपको, LW, ठीक है, जो कि आपको लॉन्ग वेव के लिए है, एंड MW जो कि आपको मीडियम के लिए। और दोनों चीजें अगर देखा जाए तो दोनों चीजें का यूज कहाँ पे होने वाला आपका? सर्विलांस, नजर रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज होगा, एंड इवन इसको क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, इवन एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सकता है। तो ये मल्टी जो है यूजेबल चीजें हैं, सो याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी मिलेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि रिसेंटली ये चीजें हो रही है, चल रही है। और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसी तरह का सवाल आपको बनता है जो करंट अफेयर में होता है। सो निम्न में से किस देश में आपको प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के पर सम्मेलन CMM के पक्षकारों से सम्मेलन COP15 की 15th बैठक, ठीक है, आयोजित की गई है? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 15th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसको कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। 15th 15वें नंबर का है, टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड एनिमल्स, जिसको CMS, सब बार बार सुनते होगे, CMS। ठीक है, तो CMS का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कहाँ पे ये हो रहा है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा ब्राजील में हो रहा है। ठीक है, सो ब्राजील में आपको COP15, कॉप जो होता है ना उसका बहुत सारा कैटेगरी होता है। एक तो कॉप आपको कौन करवाता है? COP30 हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, ये UNFCCC के द्वारा करवाया गया था, ये 2025 में हुआ था। सो 2025 वाला जो था वो UNFCCC के द्वारा जो करवाया गया था, ये भी आपको ब्राजील में ही हुआ था। ठीक है, ब्राजील
ये स्पेसिफिक इसका जगह का नाम है बेलूम, ठीक है। सो यहाँ पे कॉप 30 हुआ था। और कॉप 15 पूछा जाए जो कि आपको सीएमएस के तहत करवाया जाता है। सो ये कहाँ पे हो रहा है आपको, ये भी ब्राजील में हो रहा है। इसका थीम पूछा जाएगा आपको, थीम याद रखना आपको, कनेक्टिंग द नेचर टू सस्टेन लाइफ। कनेक्टिंग द नेचर टू सस्टेन लाइफ जो है आपको सीएमएस का थीम था। अब यहाँ पे जो सीएमएस है भारत में हुआ है कि नहीं, ये भी सवाल हो सकता है। ये जो आपको सीएमएस है ये स्टार्ट कब हुआ था, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, तो स्टैटिक भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सो सीएमएस के बारे में अगर पूछा जाए आपको, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो आपको सीएमएस हुआ था, जो कि जिसको शॉर्ट में हम लोग जैसे कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, ठीक है। सो ये 1985 में आपको पहले बार कॉफ फर्स्ट पूछा जाए आपको, तो 1985 में हुआ था। इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, बॉन कन्वेंशन, ठीक है। बॉन कन्वेंशन इसका नाम है, जो कि आपको 1985 में हुआ था। बॉन जो है वो जगह कहाँ पे है, जर्मनी में। तो इससे आपको याद रखना कि पहला जो कॉप हुआ था आपको सीएमएस से रिलेटेड, वो जर्मनी में हुआ था। इसको बॉन कन्वेंशन से जाना जाता है। अब इंडिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर न्यूज में चल रहा है तो भारत के हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉप, ठीक है, जो आपको सीएमएस के द्वारा करवाया जाता है, भारत में कौन सा हुआ था, पहला था वो, ठीक है। सो 2020 में, कोविड के टाइम पे आपको 2020 में गुजरात में हुआ था, ठीक है। गांधीनगर, स्पेसिफिक जगह याद रखना आपको। 2020 वाला जो था वो कॉप 13 था, कॉप 13 था, जो कि आपको 2020 में हुआ था और गुजरात में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। सो इसके अलावा जो मैंने आपको बॉन कन्वेंशन बताया, एक और चीज आपको बॉन चैलेंज, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो बॉन कन्वेंशन आपको सीएमएस से जुड़ा हुआ, जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज को कैसे बचाया जाए, जो आपको जानवरों है उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। एक आपको बॉन चैलेंज भी है। बॉन चैलेंज क्या है वो आप लोग अगर पता है, थोड़ा इन्वायरमेंट ने कहीं पढ़ा है, अगर बॉन चैलेंज के बारे में पता है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत साथ के साथ करना है, साथ में मेहनत करते जाओगे तो और ज्यादा आपको चीजें, नई नई चीजें भी पता चलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से है, कला संस्कृति से है। और ये सवाल भी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि आपका ये एक ऐसा पोर्शन से आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है जो कि आप हर साल पढ़ते होगे, ठीक है। सो देखते कौन सा सवाल है ये आपका। सो निम्न में से किस स्थान पे आपको युवा पीढ़ी को जैन संस्कृति और उसके दार्शनिक परंपराओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द सम्राट संप्रीति म्यूजियम inaugurated to impart the knowledge about Jain culture and its philosophical tradition to the younger generation। सो ये कहाँ पे बनाया गया आपको, गांधीनगर गुजरात में म्यूजियम संग्रहालय जो है बनाया गया। अब यहाँ पे जो नाम है, किनका नाम है ये, सम्राट संप्रीति। तो सम्राट संप्रीति म्यूजियम पूछा जाएगा तो आंसर दे दोगे आप गुजरात। बट ये सम्राट संप्रीति जो आपको कौन है, तो आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये मौर्यन डायनेस्टी के आपको 4th नंबर के किंग थे, ठीक है, 4th नंबर के किंग थे। अब मौर्यन डायनेस्टी से आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और बिंदुसार थे या बिंबिसार, ठीक है। फिर आपको अशोका है, तो अशोका के ग्रैंडसन है कौन, संप्रीति, ठीक है। अशोका के ग्रैंडसन है संप्रीति। इनका ही आपको जो है वो ये जैन से जुड़े हुए थे। सो मौर्यन अगर साम्राज्य में देखा जाए, डायनेस्टी में देखा जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी आपको जैनिज्म को उन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। और संप्रीति भी क्या करते हैं, आपको जैनिज्म को फॉलो करते हैं। सो ये जैनिज्म को स्प्रेड करते हैं कहाँ कहाँ पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में एंड कर्नाटक में। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या करते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म को स्प्रेड करते हैं। और कौन से जैनिज्म को स्प्रेड करते हैं, दो आपको दो डिवीजन था इसका जैनिज्म का, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो ये श्वेतांबर से जुड़े हुए थे। आप लोग के लिए सवाल है कि जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो कौन से जैनिज्म को फॉलो करते थे, और उनके साथ कौन से जो थे आपको जैन गुरु जो है उनके साथ माइग्रेट करते कर्नाटक की तरफ। ये भी अगर आपको पता है तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी होगी, ठीक है। सो संप्रति जो आपको सम्राट के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको ग्रैंडसन है किसके, अशोका के। एंड ये जैनिज्म से जुड़े हुए हैं एंड एट द सेम टाइम ये स्प्रेड करते हैं जैनिज्म को, श्वेतांबर जैनिज्म को कहाँ कहाँ स्प्रेड करते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और अभी जो म्यूजियम इनके नाम पे बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया, ये आपको याद रखना है, गांधीनगर गुजरात में बनाया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। सो निम्न में से किस स्थान पर आपको फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए आपको इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन किया गया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन विल इंडियाज फार्मा, ठीक है, इंडिया फार्मा 2026 been organized to strengthen the India's position in the
फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज आपको नई दिल्ली में की गई है, न्यू दिल्ली में किया गया है। 9th एडिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। सो 9th नंबर इससे पहले भी हो चुका है। सो 9th एडिशन है और ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपको नई दिल्ली में हो रही है। और फार्मास्यूटिकल आया तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड का नहीं पता, बट इंडिया का रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए तो इंडिया का रैंक 3rd है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कितना हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल्स, जो भी आपको जेनरिक ड्रग्स है, जो आपकी मेडिसिन है, उसके प्रोडक्शन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया 3rd रैंक पे है। बट वैल्यूम, ठीक है, हमें कितना उससे मॉनेटरी जो है वो यूटिलिटी मिलता है, कितना हमें आर्थिक रूप से उससे सहयोग मिल रहा है, तो उसमें हमारा रैंकिंग 14th पे, ठीक है, 14th रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में पूछा जाए, उत्पादन के मामले में पूछा जाए तो उसमें हमारा रैंक कितना है, 3rd है, ठीक है। सो ये आपको कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सवाल था, फर्मा, ठीक है, 2026 कहाँ पे हुआ है, सो न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखना आपको, 9th एडिशन था। इसके अलावा जो है ये, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, सो एआई समिट, बार बार मैं बता रही हूँ, एआई समिट आपको कहीं ना कहीं सवाल मिलेगा, ठीक है। एआई समिट 2026 ये कहाँ पे हुआ आपको, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ है। और 2027 का जो आपको एआई समिट है वो कहाँ पे होने वाला है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डमाइस से रिलेटेड है। सो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, 67 वर्ष में उनकी आयु में निधन हुआ है। वो किस देश से आपको पूर्व राष्ट्रपति थे। अब ये सवाल बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल थोड़ी आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इंडिया से कनेक्शन है, इंडिया से आपको इंडियन ओरिजिन के थे, तो हो सकता है सवाल तो आपको इस तरह के भी बन जाएंगे, ठीक है। सो चंद्रिका प्रसाद संतोखी पास्ट अवे at the age of 67 and he was the former president of which country। so former president थे ये कौन से कंट्री के, so answer will be the सूरीनाम से ये, क्योंकि जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जब इन्होंने इलेक्शन जीता था, सो प्राइम मिनिस्टर इनको जो है, इवन जो है वो सूरीनाम जब इन्होंने विजिट किया था तो इनसे मिले हुए थे, ठीक है। सो अगर इंडिया से किसी चीज़ का कनेक्शन बैठता है ना तो वहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। सो इंडियन ओरिजिन है ये चंद्र प्रसाद संतोखी है। एंड ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे, तो ये सूरीनाम के थे। ना क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका कैपिटल क्या है, ठीक है, सूरीनाम का कैपिटल क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है, नहीं पता तो थोड़ा सा रिसर्च करते जाओगे, ऐसे ही आप करंट अफेयर को हम लोग इंटरलिंक करते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन से। सो सूरीनाम का कैपिटल क्या और कौन से कॉन्टिनेंट में, ये सवाल अगर आपको इसका आंसर कहीं मिलता है तो थोड़ा सा चैलेंज के तौर पे ही लेना, ठीक है। सो आप लोग बता सकते हो। सो संतोखी जो आपको चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, इनके बारे में याद रखना, सूरीनाम से इनका जो सूरीनाम की प्रेसिडेंट थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन इन्वायरमेंट से ही, आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे हमने कॉप कौन सा देखा है अभी, COP 15 देखा है, वैसे ही आपको ये नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड सवाल है। सो निम्न में से कौन नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रिम देश बन गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्री इन इशूइंग द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस अंडर द नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये कौन सा देश बना है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। सो इंडिया बन गया आपको नगोया प्रोटोकॉल के तहत, सो ये याद रखना। बट अब क्योंकि अब यहाँ से स्टैटिक से ही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा तो इजी लग जाएगा, ऑप्शन में जब एग्जाम में आएगा तो पक्का से बोलोगे कि हम हमारी कंट्री के बारे में ही, ठीक, अचीवमेंट है, तो हो सकता है इजी लगे। बट अगर नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछ दिया जाएगा तब तो सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा ना। सो नगोया प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको किस तरह से फेयरली यूज़ किया जाए, ठीक है, उसको किस तरह से जो है सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि खासकर अगर आप देखोगे तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसको लेके बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। एंड इवन जो उसमें आपको क्रेडिट है वो दिया नहीं जाता है, उसमें बहुत सारे जो है वो बहुत सारी कंट्री ऐसे है उसको मिसयूज़ कर रही है। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपको 2 प्रोटोकॉल आया था, एक तो नगोया प्रोटोकॉल है, दूसरा आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये पहले आया हुआ था नगोया प्रोटोकॉल, बाद में आता है, ये 2002-3 के आसपास है। और जो आपको नगोया प्रोटोकॉल है वो आपको बाद में आता है। सो लीगली बाइंडिंग है, पूछा जाए आपको, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है मतलब सबके ऊपर लागू होता है, सारी कंट्रीज के ऊपर जो इसके मेंबर रहे हुए हैं। सो इट्स सप्लीमेंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको UNCBD बोला जाता है। अब इसको अडॉप्ट कब किया गया था, नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कब किया गया था, ये 29 अक्टूबर को किया गया था 2010 में, 2010 में किया गया था। एंड नगोया जो है वो आपका सिटी है जो कि कहाँ पे, जापान में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और नगोया प्रोटोकॉल को इंडिया ने कब साइन किया था,
हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। इसको लागू करवाया गया कब? 2010 में, ठीक है। और इंडिया इसको लागू कब करता है, इसको अडॉप्ट करता है, साइन कब करता है? तो 2011 में साइन किया, 1 साल के बाद। एंड इसको रेटिफाइड कब करता है? तो 2012 में। तो 2 साल इंडिया लेता है टाइम, पहले इसको साइन करता है, फिर इसको रेटिफाइड मतलब एक्शन में 2012 में ये आता है। सो नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज को किस तरह से फेयरली यूज किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी रिलेटेड है, जो कि आपको नगोया प्रोटोकॉल से पहले पहले आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरा समुद्र जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? भारत का पहला है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भवसागर सेंटर लोकेटेड which has been designed as a India's first national repository for the deep sea organism. So deep sea organism को लेकर रिपोजिटरी बनाया गया आपको, ठीक है, जो भंडार बनाया गया है, राष्ट्रीय भंडार बनाया गया। इसको कहाँ पे बनाया गया है? सो आंसर विल बी द केरलम, ठीक है, जिसको हम लोग पहले केरला बोलते थे, नाम चेंज हो गया। सो केरलम जो है वो कहाँ पे आपको भवसागर है। और एक भवनगर भी है, ठीक है, भावनगर है। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसीलिए अगर ऑप्शन में गुजरात आ जाएगा ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सो भवसागर आपको याद रखना डीप सी से रिलेटेड है, और जिसको बनाया कहाँ पे गया है? केरला में बनाया गया, ठीक है, केरला कोच्चि में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर संयंत्र उद्घाटन किया गया? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज इंडिया सेकेंड सेमीकंडक्टर प्लांट? सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट नहीं। इंडिया सेकेंड सेमीकंडक्टर प्लांट्स इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो सेकेंड वाला जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? फर्स्ट वाला भी गुजरात में था, सेकेंड वाला आपको कहाँ पे बनाया गया? ये भी गुजरात में बना है। नाउ सेमीकंडक्टर पूरे साल न्यूज में चल रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर को लेके जो है वो इंडिया ने यूएसए के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, जिसको बताना आप लोग क्या बोला गया था? पैक्स था, ठीक है, पैक्स करके कुछ था, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में डील साइन हुई थी। एंड सेमीकंडक्टर अगर देखा जाए तो ये आपका किस तरह का इंडस्ट्री है? तो सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। और काफी ज्यादा इससे बहुत सारा आपको बेनिफिट है। सो उन सारी चीजों को भी देख लेते हैं। सो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर देखा जाए तो ये प्योर एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको एग्जांपल याद रखना है। कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं? प्योर एलिमेंट्स है, इसमें आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, ठीक है। सो दोनों नाम याद रखना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके अलावा आपको इसके कंपोनेंट जैसे कि गैलेडियम है, ठीक है, कैडियम है, ये सब सारी चीजें जितना आपको नहीं याद रख सकता, बस सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम याद रखना आपको। एंड सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसका यूटिलिटी क्या क्या है, इसका जो यूज है, इसका जो आपको काम है कहाँ कहाँ पे होता है। सो एसेंशियल टू द ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर, जितने भी सेक्टर है आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, वहाँ पे अब इसका किसी ना किसी फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि आपको एरोस्पेस में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल में यूज किया जा रहा है, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, क्लीन एनर्जी, ठीक है, जो क्लीन एनर्जी है आपको उसमें स्वच्छ जो आपको एनर्जी वहां पे किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है। एंड मेडिकल डिवाइसेस, जो आपको मेडिकल डिवाइसेस है वहां पे भी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है स्टैटिक से पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर के हिसाब से अगर पूछा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से हमारा जो हमारी कंट्री में, क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता नहीं है, सो हम कहाँ से मंगवाते हैं? तो ये हम जनरली चाइना, ताइवान, यूएसए एंड जापान से मंगवाते हैं। पूरा ओवरऑल अगर पूछा जाए तो उसमें टॉप कौन करता है? ताइवान करता है, बट तो अलग बात है कि चाइना उस पर क्लेम करता है। सो चाइना, ताइवान, यूएसए का नाम याद रखना है। इंडिया सेमीकंडक्टर जो है आपको हमने उस पर बहुत सारा अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो एक तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो भी इंडिया ने लॉन्च किया हुआ था। सो इंडिया जो स्कीम है, ठीक है, इंडिया का कौन कौन सा स्कीम है जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है? तो DLI है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव। दूसरा आपका PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड। तो ये दोनों PLI DLI अगर पूछा जाए कौन से किस चीज से रिलेटेड है तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपको चीजें याद है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? 2021 में, ठीक है। सो ईयर याद रखना, 2021 से हमारा जो काम चल रहा है किस चीज पे? सेमीकंडक्टर को लेके, किस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो सेकेंड वाला ये तो अब समझ में आ गया कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में। बट इसके अलावा भी समझ में आ गया कि जर्मेनियम, सिलिकॉन भी उसको आपको याद रखना कि सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। और ये इसका यूज कहाँ कहाँ पे? तो बहुत ज्यादा, ऑल ऑफ द अबव, जिसको आप लोग टिक करके आते हो एग्जाम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको निम्न में से किस नागरिक को उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है, जिसको DGCA बोला जाता है, महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? DGCA के जो आपको
चेयरपर्सन पूछा जाए या फिर आपको डायरेक्टर जनरल पूछा जाए, किनको नियुक्त किया गया, सो ये आपको वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया है ना। ऑप्शन में आपको फैज अहमद किदवई दिख रहे होंगे, सो ये पहले आपको डीजीसीए थे, जो डायरेक्टर थे, बट अभी के लिए 2026 याद रखना, इनको वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया। नाउ डीजीसीए जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। अब ये जो है वो नॉर्म्स, किसका नॉर्म्स फॉलो करता है, तो ICAO, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे है, उसका जो गाइडलाइन है उसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करता है कौन, तो डीजीसीए याद रखना है आपको, इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये जो आपको जितना भी एविएशन सेक्टर का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करने में आपको हेल्प करता है। सो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वीर विक्रम यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका आरबीआई से, ठीक है। सो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, विच फाउंडेशन डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2026। सो ये कौन सा नंबर का है, ठीक है, सो कौन से नंबर का ये था, तो 91 नंबर का, ठीक है, 91 नंबर का इनका फाउंडेशन डे है। सो जो इससे रिलेटेड ईयर है वो आपको आरबीआई से रिलेटेड ईयर याद रखना है। सो कौन कौन सा ईयर है जो कि आपको पता होना चाहिए, 1926, ठीक है, 1934, 1935 एंड 1949। 26 में आपको एक कमीशन बनता है, ठीक है, जो कि रिकमेंड करती है, उसका नाम होता है यंग हिल्टन। ये इसको 2026 में बनाया जाता है, जिसमें रिकमेंड किया जाता है कि आरबीआई जैसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि आपको जितना भी बैंक से रिलेटेड है उसको देखे, ठीक है। 1934 में एक्ट लाया जाता है, ये अधिनियम आता है जिसके तहत आपको बनाया जाता है, इसका गठन किया जाता है, बट ये प्रॉपर जो है वो आपको ऑपरेशनल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है कब, 1 अप्रैल को 1935 में, ठीक है। सो इसलिए 1935 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है इनिशियली, तो कलकत्ता, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, अभी जो है इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली नहीं है, ठीक है, मतलब हिंट दे रही हूँ, न्यू दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली नहीं है, कहीं कहाँ पे है बताना आप लोग, आरबीआई का हेडक्वार्टर। फिर 1949 में क्या किया जाता है, इसको नेशनलाइज किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है किसका, आरबीआई का। सो ये 4 ईयर जो है आपको याद रखना है। 1926 रिकमेंडेशन है, एक्ट आता है 1934 का, फिर 35 में इसको बनाया जाता है, ऑपरेशनलाइज हो जाता है, और कहाँ पे, कोलकाता में, जिसको कलकत्ता बोला जाता था। 1949 में इसको क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है आज़ादी के बाद। अब इससे जो एक चीज़ रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिस कर देते हैं, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये पुस्तक किसका है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। और इस पुस्तक में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इंस्पायर्ड बाय द अम्बेडकर स्ट्रेटेजी, इस बुक में भी ऐसे कुछ जो है वो आरबीआई से रिलेटेड। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि आरबीआई जो है आपको रिसेंटली अभी फाउंडेशन डे मना रही है, सो कौन से पुस्तक में इसका जो है वो कनेक्शन है, या फिर आपको इसका जुड़ाव कुछ था, ठीक है। सो ये BR अम्बेडकर का बुक नाम याद रखना, आपको हो सकता है वैसे ही नाम पूछ दिया जाए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन वैसे भी रिपीट हुआ है, 2025 में भी आपको ये सवाल आया था, और अभी फिर से करंट अफेयर में आ गया, तो फिर से इसको देख लेते हैं। सो निम्न में से आपको किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया, इसको क्वांटम विलेज भी बोला जाता है। सो अगर पूछा जाए भारत का, ठीक है, सो भारत का पहला क्वांटम विलेज पूछा जाए या क्वांटम जो है वो सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विल लॉन्च, तो ये आपको अमरावती में किया गया, ठीक है, और अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। सो अमरावती में आपको फर्स्ट क्वांटम जो है वो सिटी बनाने की बात की गई है, ये भी याद रखना आपको। और इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कौन सा है, कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से आपको कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र में अपविष्ट, ठीक है, मुक्त की ओर 20 शहरों का पहल किया गया, जिसमें शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है, ठीक है। सो इंडिया का फर्स्ट बना है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन 20 सिटीज टुवर्ड्स द वेस्ट फ्री इनिशिएटिव। तो वेस्ट फ्री इनिशिएटिव में जो है आपको भारत की तरफ से पहला सिटी कौन सा गया, तो ये नाम है आपको वर्काला, ठीक है, वर्काला कहाँ पे है, केरला में है। तो ये आपको नाम याद रखना। हो सकता है पूछा जाए कि रिसेंटली आपको वर्काला जो है वो न्यूज़ में था, किस वजह से था, चाहे आपको पूछा जाए एजुकेशन को लेके था, या फिर आपको वेस्ट फ्री को लेके था, या फिर कुछ और कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है कि वेस्ट फ्री इनिशिएटिव को लेके था, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिक्स, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बार बार ब्रिक्स समिट आपका भारत में हो रहा है इस बार 2026 का। सो ब्रिक्स से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, कोई भी अगर कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, या कोई वहां पे आपको नया जो है वो रेजोल्यूशन लिया जा रहा है, कुछ भी उससे रिलेटेड, कोई भी कुछ उससे कुछ भी संबंधित हो सकता है जो कि आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि G20 का समिट हुआ था 2023 में, तो उस बार भी आपको सवाल पूछे गए थे। सो आपको निम्न में से किस शहर में 18th जो आपको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के तहत ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का जो है आपको बैठक आयोजन किया गया है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स बीइंग हेल्ड अंडर द 18th ब्रिक्स समिट। तो एक तो एडिशन भी याद रखना है, 18th नंबर का, ठीक है। सो 18th नंबर का है और ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका मीटिंग आपको कंडक्ट करवाया गया, किस चीज से रिलेटेड आपको, तो ये आपको याद रखना है, फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है और ये नई दिल्ली में हुई। अब ना ब्रिक्स के बारे में वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 17th अगर पूछा जाए, 17th नंबर का 17वें नंबर का ब्रिक्स का समिट कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्राजील में हुआ था, ठीक है। अब 18th वाला कहाँ पे हुआ है, तो इंडिया में हुआ है। नाउ जो इसमें ब्रिक्स से रिलेटेड आपको थोड़ा सा स्टैटिक भी रिवाइज कर लेते हैं, कब बना था, क्या क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। सो ब्रिक्स को पहले ब्रिक बोला जाता था, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे जुड़े हुए एक अर्थशास्त्रकार है, इकोनॉमिस्ट है, जिनका नाम है ओ नील, ठीक है। ओ नील ये शब्द को कॉइन करते हैं ब्रिक को, ठीक है। बट ये बनता ये इन्होंने 2001 या 2 में इस टर्म को बोला था, बट इसको बनाया जाता है 2009 में। फाउंडेशन इसकी 2009 में बनती है। 2009 में जब बनती है तो इसमें इनिशियली आपको ब्रिक था ये एस जो लास्ट में आप देखते हो एस जुड़ता है, ये एस कब जुड़ता है, 2010 में, अर्थात 2010 में आपको साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन जाता है, ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है। ग्लोबली अगर पूछा जाए तो ब्रिक्स जो है वो 40%, ठीक है, 40% जो है आपको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो ब्रिक्स में टोटल मेंबर, ठीक है। सो इतना नहीं याद रखना आपको, बस ये याद रखना क्योंकि ईरान अभी बहुत ज्यादा न्यूज में, तो हो सकता है वहां पे कंफ्यूजन में चले जाओगे आप कि ईरान सच में इसका मेंबर है कि नहीं है। सो याद रखना आपको, आई जो यहाँ पे है ना, ये वो इंडिया के लिए, ईरान के लिए नहीं है, ठीक है। ईरान भी इसका मेंबर है, रसिया भी मेंबर है इसका, ठीक है। रसिया तो और दिख रही है आपको, ठीक है, दिख रहा है, रसिया भी है मेंबर। सऊदी अरब को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, वैसे बोला जाता है कि ये जो ब्रिक्स है वो सऊदी अरब का मेंबर है, बट इस चीज को उसने रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। सो आपको अभी के लिए यूएई याद रखना है, रसिया याद रखना है एंड ईरान याद रखना है, ठीक है। ईरान भी इसका मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन किया था वो आपको याद रखना है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। सो सारे के सारे मेंबर नहीं याद रख सकते, बट जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जैसे कि ईरान है, ईरान इसका मेंबर है, याद रखना आपको ब्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक एंड ऑथर से है, ठीक है। बुक एंड ऑथर लास्ट वाला जो मैंने आपको लेक्चर दिया था करंट अफेयर का, उसमें भी एक बुक एंड ऑथर आपको वहां से सवाल था, अभी भी देखते हैं। सो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई जो आपका जस्ट वेट टाइड्स टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है। सो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टाइप्स ऑफ टाइम टाइड्स ऑफ टाइम Bharat's history through the murals in parliament. So which was launched by the vice president CP Radhakrishnan. So CP Radhakrishnan ने इस बुक को लॉन्च किया है, ठीक है। लेकिन इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर है आपको सुधा मूर्ति, ठीक है। सुधा मूर्ति बुक के ऑथर है। बुक का नाम याद रखना आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, टाइड्स ऑफ टाइम भारत। टाइड्स ऑफ टाइम भारत अगर पूछा जाए, सुधा मूर्ति ने इस बुक को लिखा हुआ है एंड इस बुक को लॉन्च किसने किया, आपके वाइस प्रेसिडेंट है जो कि सीपी राधाकृष्णन है। अब सीपी राधाकृष्णन भी इंपॉर्टेंट है, इनका जो है आपका 25 में इलेक्शन हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, जो आपको 2025 सितंबर में इलेक्शन हुआ था। ये आपको याद रखना है ना। जो मैंने बुक बताया आपको रिवीजन भी थोड़ा सा कर लेते हैं। लास्ट जो क्लास में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ कंपैशन या फिर पावर ऑफ करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, ये बुक का नाम था। इस बुक को किसने लिखा था, तो कैलाश सत्यार्थी ने लिखा था, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था। डेज से रिलेटेड सवाल है आपका। निम्न में से आपको किस दिन हर साल आपको विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल आपको वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, 2 अप्रैल। एंड थीम क्या था, थीम बहुत जरूरी होता है कि हर डेज तो याद हो जाता है बट थीम भी आपको पूछ लिया जाता है थोड़ा डिटेल में। थीम इसका क्या, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटीज एवरी लाइफ हैज वैल्यू, ह्यूमैनिटी एंड एवरी लाइफ हैज वैल्यू,
ये थीम था किस चीज़ का, वर्ल्ड ऑटिज्म डे का। अब डेज आया है तो थोड़ा सा डेज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आपको, मार्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि आपको याद होना चाहिए। 8th को क्या होता है आपका, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे आपको 13th फेब को होता है, ठीक है, ये आपको नेशनल वुमेन्स डे है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको 20th को, 20 तारीख को क्या होता है आपको, स्पैरो डे होता है। 21st बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 21st को क्या होता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 22nd मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप लोगों को बताना है। 22nd को कौन सा डे, 22nd मार्च को, ठीक है, 22nd मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 22nd मार्च को हर साल कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग बताना। वर्ल्ड ऑटिज्म डे आपको याद रखना, 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इनका इसका थीम क्या था, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किसी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सो केंद्रीय, ठीक है, जांच ब्यूरो का कौन सा स्थापना जो है दिवस 1 अप्रैल को 2026 को मनाया गया। सो विच फाउंडेशन डे ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 1 2026। सो 2026 को कौन सा डे मनाया गया। सो ये बना आपको कौन सा था, कौन सी ईयर में बना था, ये 1963 में बनाया था, ठीक है, और 2026 मैथ्स का यूज करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 63rd हो जाएगा, ठीक है। सो ये 63rd याद रखना आपको, फाउंडेशन डे मनाया गया किस चीज का, जिसको सीबीआई बोलते हैं, ठीक है। और भारत में अगर पूछा जाए ना, इवन आपने एक इंटरपोल का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरपोल का नाम सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में है, कौन सी जगह पे है। सो ये जो भारत का इंटरपोल किसको बोला जाता है, सीबीआई को बोला जाता है ना। सीबीआई जो है वो आपको फंक्शन किस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर करती है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है ना, हमेशा होम मिनिस्ट्री लगता है, बट होम मिनिस्ट्री इसका जो है वो मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर काम करती है। इसके अलावा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही ये कोई एक्ट के तहत बना, ये याद रखना आपको। सो ये पावर कहाँ से डिराइव करती है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट है जो कि 1946 का है, यहाँ से ये पावर डिराइव करती है। और इसके जो हेड होते हैं, अभी इसके डायरेक्टर जनरल भी आपको बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे, कंट्रोवर्सी था उससे रिलेटेड कुछ ना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कौन सा जो आपको कमिटी था, ठीक है, कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन से, कौन से कमिटी ने आपको रिकमेंड किया था कि सीबीआई जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इंडिया में। सो ये संथानम कमिटी का इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि 1962 से 64 के बीच में आपको ये रिकमेंड करती है कि सीबीआई जैसे कोई बॉडी बनाने की जरूरत है, जो कि आपको इसीलिए आपको 1963 में बनाया जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो आपको होता है सीबीआई का, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, इसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी कि कौन इनका अपॉइंटमेंट करेगा। सो प्राइम मिनिस्टर इसके जो अपॉइंटमेंट बॉडी होता है आपको उसके चेयरपर्सन होते हैं। फिर आपको इसमें आपको सीजीआई और जो एससी सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, जो नॉमिनेट किया जाता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में, ठीक है। सो उनके द्वारा भी इसमें जो कमेटी बनती है सीबीआई को, उनके जो चेयरपर्सन को नियुक्त करने के लिए उसके जो है वो मेंबर होते हैं, ठीक है। सो बस आपको यहाँ पे संथानम जो है कमेटी का नाम याद रखना है, जिनका रिकमेंडेशन था। और जो सीबीआई है वो पावर कहाँ से डिराइव करती है, 1946 का एक्ट है, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके तहत। और पूछा जाए इंडिया में इंटरपोल, तो इंटरपोल तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सो इंटरपोल के जैसे, और इंटरपोल को डायरेक्टली जो वो उससे जो रिलेट करती है वो आपको सीबीआई है, ठीक है। सो बस ये याद रखना आपको 63rd वाला, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे आपको स्टैटिक की चीजें भी आपको पता चल गई होगी आप साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सो ये आपको पीयूष आनंद को बनाया गया है, ठीक है। सो पीयूष आनंद जो है वो ऑलरेडी आपको इसके डायरेक्टर जनरल थे, इनका टेन्योर को क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। सो द टेन्योर ऑफ पीयूष आनंद वर्किंग एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसको एनडीआरएफ बोला जाता है, इनका एक्सटेंशन इनको कर दिया गया 1 साल के लिए, ठीक है। और ये आपको 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, कौन से कैडर के थे, तो यूपी कैडर के थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एनडीआरएफ आया। अब स्टैटिक में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सो एनडीआरएफ जो है वो आपको
नेशनल जो आपको राष्ट्रीय आपदा है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर है। अब नेशनल डिजास्टर तो आपदा तो दो तरह की होती है, एक तो मैनमेड होता है, एक आपका जो है नेचुरल होता है। तो नेचुरल और जो आपको मैनमेड है, दोनों डिजास्टर को देखती है। अब इसको बनाया कब गया था, तो ये 2005 का एक्ट है। 2005 में आपको एक एक्ट आया था जिसके तहत इसको बनाया गया था, और ये आपको एक्टिव काम करना 2006 से इसने स्टार्ट किया था। 2006 से आपको ये एक्टिव हो जाता है। अब 2005 ही चूज अगर आपको देखा जाए तो क्यों किया गया था, ठीक है। तो 2005 में आपको 2004 याद रखना, 2004 में आपको सुनामी आया था जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई ऐसा बॉडी नहीं था जो सारी चीज़ों को टैकल कर सके। तो इसीलिए 2005 में एक्ट पास किया गया और 2006 से ये एक्टिव हो जाता है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या एनडीआरएफ बस इंडिया में ही काम कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 2011 में आपको जापान में जो डिजास्टर आया था वहां पे भी एनडीआरएफ ने काम किया था। इसके अलावा 2015 में नेपाल में आपको बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, वहां पे भी एनडीआरएफ ने काम किया था। और बहुत सारी कंट्री में एनडीआरएफ जाके काम करती है। लास्ट ईयर अगर पूछा जाए तो 2025 में आपको म्यांमार में आपको बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे लॉस हुए थे। सो वहां पे भी एनडीआरएफ ने काम किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एनडीआरएफ बस हमारी कंट्री में ही काम करती है, इवन आपको कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो वहां पे भी जाके हेल्प देती है। सो एनडीआरएफ 2005 के एक्ट से बनता है, 2006 में एक्टिव होता है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर दोनों को देखती है। अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने, पीयूष आनंद बने हैं। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे लगेगा कोई और मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट लगेगा ना, बट मिनिस्ट्री आपको इन्वायरमेंट नहीं है। एनडीआरएफ जो वो होम अफेयर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, होम अफेयर के अंदर आती है, ठीक है। सो याद रखना आपको डायरेक्टर जनरल अभी पीयूष आनंद है। सो बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, आई होप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको रैंकिंग से रिलेटेड है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने बहुत पहले आपको जनवरी में फेब में करंट अफेयर बताया था, तो उस टाइम पे रैंकिंग में कोई और जो है स्टेट टॉप कर रहा था, बट अभी फिर से डेटा रिवाइज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा स्टेट बना है। तो अभी के हिसाब से ये 2026 जो अभी का डेटा है, आज वाला डेटा है, उसको ही आप लोग देख के जाओगे। सो निम्न में से आपको किस राज्य को एनर्जी जो आपको स्टैटिक्स है इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें पहला स्थान दिया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026। तो इसमें आपको कौन सा टॉप है, तो जस्ट वेट, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आपको ये 2025 में गुजरात था, अभी से कौन हो गया, ये 2026 में राजस्थान हो गया। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2026 में राजस्थान इस रैंकिंग पे है, पहले आपका क्या था, गुजरात 2025 में था। अब यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज आया, तो नवीकरण ऊर्जा जिसको बोला जाता है। सो रिन्यूएबल का जो आपको उदाहरण याद रखना, कौन कौन से उदाहरण होते हैं रिन्यूएबल के, सोलर एनर्जी होता है, हाइड्रो एनर्जी और विंड, बहुत सारे हैं, बस 3-4 याद रखना ताकि आपको एग्जाम पता हो। एंड जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, उसमें आपको जितने भी फॉसिल फ्यूल आते हैं, चाहे आपको कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब सारे आपको नॉन रिन्यूएबल में हो जाते हैं। एंड रिन्यूएबल में आपको सोलर, हाइड्रो एंड विंड होता है। तो रैंकिंग बस याद रखना आपको, अभी 2026 के अकॉर्डिंग राजस्थान टॉप हो गया, 25 में आपको गुजरात था। सो हाल ही में आपको किस देश में दुनिया का पहला डिजिटल जो है वो जनगणना शुरू किया गया है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो है रिसेंटली बीन लॉन्च्ड। सो वर्ल्ड का पहला हो गया तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो वर्ल्ड का अगर पहला है तो ये हमारा ही कंट्री है, ठीक है। इंडिया ने वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल जो है आपको सेंसस रिलीज किया, जनगणना होगा डिजिटल तरीके से होने वाला है। अब ये तो पता चल गया, इसमें तुम्हारा इजीली आंसर हो जाएगा। लेकिन डिजिटल सेंसस जो होने वाला है उसमें बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आ रही है। सबसे पहला ये है कि अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंट फेजेस में करवाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद कौन से नंबर का ये आपको सेंसस करवाया जाए, जनगणना करवाया जाए, तो 8th नंबर हो जाएगा, ठीक है। 8th एडिशन है, बार बार बोल रही हूँ मैं, आजादी के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है, आजादी से पहले की नहीं बात कर रही हूँ, सब कुछ इंक्लूड नहीं करते जाना है। सो 8 हो जाएगा टोटल। वैसे अगर देखोगे तो 16, 17, 18 सब हर जगह हर चीज सुन रहे हो आप। आजादी के बाद अगर पूछा जाए ना तो 8 ही होगा, ठीक है। एंड इसमें आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो जनगणना जो होते हैं वहां पे सवाल जवाब किए जाते हैं, सर्वे किया करवाया जाता है उसके तहत। तो 33 क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कितने सवाल जो है वो जनगणना में पूछे गए, ठीक है। सो 33 क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कितने भाषाओं का जो है वो, कितने भाषाओं में जनगणना करवाई जा रही है, तो 16th लैंग्वेज, हमें लगा कि 22 लैंग्वेज होना चाहिए जो हमारे स्केड्यूल में है, बस ये याद रखना आपको 16 लैंग्वेजेस में आपको कोंकणी और मराठी को भी ऐड किया गया, इंक्लूडिंग कोंकणी एंड मराठी, टोटल 16 लैंग्वेज ही है। अब थोड़ा सा ना हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको सेंसस से रिलेटेड है।
अब वैसे यहाँ पे बहुत सारे वो लोग बोलेंगे कि नहीं, सेंसस तो ऋग्वेदिक टाइम में भी हुआ था, इवन जो आपको मिडिवल टाइम में एनियाक्वरी में इस चीज़ का भी जिक्र मिलता है, बट हमें मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखते हुए चलना है, जो आपके सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस अगर देखा जाए तो 1872 में, ठीक है, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस करवाया गया था। तो नॉन सिंक्रोनस जो आपको होता है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रीजन में करवाया जाता है, एक साथ नहीं करवाया जाता, ठीक है। बट 1881 से आपको याद रखना, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 1881 से जो हम लोग अभी वाला सेंसस बात करें ना, वो 1881 से ही करवाया गया था। 1931 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बार आपको सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, अभी भी आपका 2011 वाला भी जो हुआ था वो भी आपको फुल सोशियो इकोनॉमिक सेंसस ही था। सो ये 1831 से स्टार्ट हुआ था। एक्ट जो अभी जो सेंसस आपका हो रहा है वो कौन से अधिनियम के तहत हो रहा है, तो 1948 का एक्ट है जिसके तहत करवाया जा रहा है। 51 में आपको फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया में करवाया गया था, 2011 वाला सबसे लास्ट था, एंड 2027 में आपको फिर से करवाया जा रहा है ना। एक जो सवाल लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था वो था आपको, फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य आपको कौन सा बना जो कि कास्ट आधारित, ठीक है, जातीय आधारित सेंसस करवाया था, तो कौन से राज्य ने करवाया था, बिहार ने करवाया था, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये। सो निम्न में से आपको किस देश में अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस नामक जो आपको मानव युक्त मिशन है, द स्पेस एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड मैन्ड मिशन नेम्ड आर्टेमिस सेकेंड, ठीक है। तो ये किसने भेजा है आपको, तो फर्स्ट अमेरिका ने भेजा है, नासा ने भेजा है इस चीज को। तो आर्टेमिस आपने सुन लिया होगा ऑलरेडी, नासा के द्वारा। आर्टेमिस सेकंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आपको आर्टेमिस नासा सब पता चल गया, बट इसमें 4 मेंबर थे, इसमें महिलाएं भी गई हुई थी, ठीक है, महिला भी गई हुई थी, तो हो सकता है उनका नाम पूछ दिया जाए। सो इसमें कौन कौन से, रेल्ड वाइजमैन है, ठीक है, जो कि आपको यूएसए से ही है। देन विक्टर क्लोवर है जो कि आपको नासा के पायलट, इसमें पायलट थे, ठीक है। और क्रिस्टिना कोच है, इनका नाम याद रखना आपको, क्रिस्टिना कोच के बारे में याद रखना है। ये जो है वो वुमेन थी और इस मिशन की जो वो उसमें उन्होंने वो भी थी। इसके अलावा जेरमी हैंसन, ठीक है, और ये आपको यूएसए से नहीं है, ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी से है। तो नासा प्लस, ठीक है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए, ठीक है, याद रखना आपको, नासा प्लस सीएसए, क्योंकि वो भी इसमें जुड़े हुए थे। सो ये तो समझ में आ गया, आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। बट अपने लास्ट ईयर सुना होगा किनके बारे में, शुभांशु शुक्ला के बारे में, वो भी आपको स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हुए थे, ठीक है। और उनका कौन सा मिशन था, एक्सियोम 4, ठीक है, एक्सियोम 4 आपको याद रखना, एक्सियोम 4 से शुभांशु शुक्ला जुड़े हुए थे। सो ये सवाल, ये पूरा जो लेक्चर है वो उसमें हमने करंट अफेयर, स्टैटिक सब रिवाइज किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। और अगर अगेन लगता है इसमें कोई सजेशन की जरूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वैसे पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।